किसान भैया बिन्नाहरों की खेती किसानी, बागवानी और पशुपालन संबंधी समस्याओं और उनके समाधान पर आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी लेके एक बेरे फिर हम आपके संग हैं। सब जनों को हमारी राम राम पहुंच जाए। आज के एक कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ पधार चुके हैं उद्यानिकी विभाग से वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी RD चौबे जी और पशु चिकित्सा विभाग से वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर BK शर्मा जी। तो आप दो जनों को बहुत बहुत स्वागत है। और किसान भैया बिन्नाहरों के फोन भी आवो शुरू हो गए हैं, तो आओ देखा थे पहले फोन पे को हैं। हेलो, नमस्ते सर। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। जी सर, हम जूना से बोल रहे हैं, दौलत राम कुशवाहा। दौलत भैया बहुत बहुत स्वागत है आपको ये कार्यक्रम में। जी सर, क्या कह रहा है सर? हाँ भैया बताओ, अपनी समस्या बताओ। 2-3 पेड़ कटहर के लगाए हैं और एक साल से वो में फल लग वो शुरू हुए थे, लेकिन वो काले काले पड़के छोटे ही में झड़ गए, फिर वे ठहर का नहीं रहे। अच्छा, कितने साल के हो गए वे? 5-6 साल के हैं सर। वे फल लगते हैं और वे काले से पड़ जाता अपने यहाँ पर, झड़ जाता। वो खाद पानी दे रहे भैया उनमें के नहीं? हाँ, पानी तो हम दे रहे, यहाँ पे मोटर ही चलाओ तो नहीं, खाद वगैरह दे रहे? खाद गोबर की खाद दी थी सर उन्होंने। अच्छा, चलो भैया आपकी समस्या को समाधान RD चौबे साहब बता रहे हैं, सुनो ध्यान से। कटहल की फल में अक्सर कर क्या है, कटहल के जो हम पौधे लगाते हैं या उसका वृक्षारोपण करते हैं जी, तो उसमें आपने एक ग्रामीण क्षेत्रों में कहावत सुनी होगी कि उसमें एक मरे हुए कुत्ते को उसकी जड़ के पास दबा देते हैं जी, तो वो उसमें फल आना और फल गिरना बंद हो जाते, फल आना ज्यादा शुरू हो जाते हैं या फल होना शुरू हो जाता है। तो ये एक वैज्ञानिक तथ्यों पे आधारित है वो जी। हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है जी जी। और कटहल के जो फलन के लिए फास्फोरस की उसमें आवश्यकता होती है। कटहल चूंकि एक मांसल भिद्ध टाइप का जो फल है जी जी, यानी उसमें उसको बनाने का तरीका या उसका जो खाने का वो है सिस्टम जी, तो उसमें ऐसा लगता है जैसे कोई नॉनवेज आइटम खा रहे हो। तो उसकी वजह से ऐसी चीजों की उसमें ज्यादा अधिकता होती है जो हमारे शाकाहारी उसको उपयोग नहीं करते हैं। जी जी। तो सबसे अच्छा तरीका है जो कटहल का जो वृक्षारोपण किया गया है या पुराने पौधे लगे हुए हैं जी, तो उनमें सबसे अच्छा तरीका है कि जो दोपहर में 12 बजे कटहल के पौधे के आसपास चारों तरफ छाया पड़ती है जी, उस छाया के किनारे किनारे चूने से निशान लगा लें और 1 फुट चौड़ी और 1 फुट गहरी नाली उसको खोद लें और उसमें हमारा जो बर्मी कंपोस्ट है या गोबर की खाद है इस तरह की खादों को लेके उसमें मिट्टी में मिला के उसको भर दिया जाए। इसको भरने के बाद जो बोन मील आती है, हड्डी का चूरा की जो खाद आती है जी, और पौधे की उम्र के हिसाब से यदि 15 से 20 साल का पौधा है तो कम से कम 5 किलो बोन मील का प्रयोग हमें एक पेड़ में या एक वृक्ष में करना चाहिए। तो उसको आप खाद के साथ मिला दें और उसके बाद लगातार हर हफ्ते जब फलन आता है तो उसमें पानी देना शुरू कर दें। जी। कटहल के पौधे में फल आते हैं 12 वर्ष के बाद। जी जी। तो यदि 12 वर्ष के पहले फल आ रहे हैं तो उससे चिंता की कोई बात नहीं, थोड़े बहुत गिरते हैं फल, 10% फलों का तो झड़ते भी हैं उसमें से। जी। तो ये जो तरीका बताया है बोन मील मिला के, बर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद मिला के उसमें खाद डाल के पानी प्रति सप्ताह जरूर दें फलन आते समय। जी जी। तो हम इस फसल को फल भी गिरने से बचा लेंगे और उसका उत्पादन भी अच्छा होने लगे। ठीक है दौलत भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। और जो अगलो फोन। हेलो। हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। जयराम जी की। जयराम जी की भैया। सलमान बोल रहे थे नमांग से। सलमान भैया बहुत बहुत स्वागत है आपको ये कार्यक्रम में। बताओ भैया क्या हाल चाल है? सब ठीक है। और सुना भैया क्या समस्या आ रही? तो पालक की भाजी सूख रही है हमारी। पालक की भाजी सूख रही है? हाँ। अच्छा, कितने क्षेत्र में लगा भैया पालक की भाजी? भाई याद आती है भाई थी। तो भैया सिंचाई कितने दिन के अंतर पे दे रहे हो? 1 दिन, थोड़े 1 दिन। अच्छा, और गर्मी भी खूब पड़ रही है भैया? हाँ। पूरी भाजी सूख रही का? कहीं हरी है, कहीं पीली है, कहीं सूख रही है। अच्छा, खाद वगैरह डाले तो भैया के नहीं? अब नहीं डाला हमने पूछ ले दवाई डाल। नहीं, जब जमीन तैयार करी थी जब मिट्टी में खाद नहीं दो गोबर को खाद नहीं। अच्छा, चलो भैया आपकी समस्या को समाधान बता रहे हैं वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी RD चौबे साहब। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि उसमें जो पालक के जो बीज बोए गए थे वो जो उपचारित थे या नहीं थे। जी। कई बार क्या होता है, हम ऐसी जगह से बीज प्राप्त कर लेते हैं या खुद ही बना लेते हैं, उसका उपचार नहीं करते तो अक्सर कर उसमें डैम्पिंग ऑफ या इस तरह की जो है सूखा रोग टाइप का लग जाता है तो पत्ते जो है सूखने लगते हैं उसके। जी जी, पत्ते पीले भी पड़ रहे हैं। हाँ, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि डैम्पिंग ऑफ। अब चूंकि इतना महंगी फसल नहीं है वो। जी जी। तो हमारा विचार तो ये है किसान जो है उसको नष्ट करके दूसरी
अभी भी पालक हो जाएगी। दूसरा बीज अपना विश्वसनीय संस्था से बीज लाके लगा लें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पालक जो है ज्यादा महंगा बीज, मुश्किल से 50 रुपए किलो 100 रुपए किलो मिल जाता है इसका जी। तो दोबारा फसल लगाएं, उसमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है जी। ठीक है। और एक श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, सुनाते हैं उनकी बात। हेलो किसान वाणी सर। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर, कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। गुड्डू चौर बोल रहा है बमौरी ढूंगा से। गुड्डू भैया, बहुत बहुत स्वागत है हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में। जी जी जी। बताओ भैया, क्या हाल चाल है? बाड़ी क्या है साहब? और भैया, क्या समस्या लेके आए हो, क्या जानकारी चाहत हो ये कार्यक्रम में? हमें समस्या तो कछु नहीं, तन जानकारी चाहती कि उद्यान की में अपन कौन कौन से कार्य कर सकत, कौन कौन सी फसल है, कौन से पेड़ कहाँ से लगा। चलो भैया, बहुत अच्छो प्रश्न आपने पूछो, आपके लाने जवाब दे रहे हैं RD चौबे साहब, सुनो ध्यान से। चौबे जी नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। इस समय उद्यान की फसलों में एक तो हम पौधरोपण की तैयारी कर सकते हैं। फल पौधे यदि अपन को लगाना है अपने खेत में, तो गड्ढे की खुदाई और उसकी गड्ढे की भराई, ये 2 काम अपन अभी कर सकते हैं। और इसके अलावा सब्जियां लगाना चाहते हैं तो सब्जियों के लिए भी आप खरीफ वाली जो फसलें हैं अपनी, भिंडी है, टमाटर है, लौकी है, गिलकी है, करेला है, कद्दू है, इस तरह की फसलें आप लगा सकते हैं, बरबटी है। और मसाले में यदि आप लगाना चाहते हैं तो अदरक और हल्दी का बेहतरीन समय चल रहा है इस समय। तो यदि ये इस तरह से आप करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी प्रारंभ कर दें इसकी, ताकि हम खरीफ मौसम में उद्यान की फसलें ले सकें। ठीक है गुड्डू भैया? जी जी ठीक है। और कछु पशुपालन संबंधी प्रश्न भी है का? हमारी पाड़िया है 6 महीना की और वजन हुई है 50 से 60 किलो। और बहुत जम जब खिल्लू शुरू राशि का बड़ी मारी नहीं, वे छोटे वो गोथा से लगे, वे कान वानो बहुत जम है, वो क्या करें। अच्छा, चलो भैया, आपके लाने जवाब दे रहे हैं डॉक्टर BK शर्मा जी, सुनो ध्यान से। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। उसका वजन कितना बताया आपने? 50 से 60 किलो के बीच में है। अच्छा, देखिए उसके लिए या तो आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं, आइवरमेक्टिन का एक इंजेक्शन आएगा जिसको आप 1.5 ml खाल में लगवा लें, त्वचा में, जो भी लगाने आएगा वो जानता है। या फिर बाजार में साइपरमेथ्रिन की बहुत सारी सोप, एलोवेरा भी उसमें ऐड रहता है, ऐसी बाजार में सोप आती हैं, आप उस साबुन को जहां जहां ये किल्ली वगैरह लगी है वहां लगा दीजिए। बहुत ज्यादा झाग तो नहीं बनता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा है तो आप इस साबुन को लगा रहने दें, करीब 2-3 घंटे बाद फिर उस बछिया को आप नहला दें। ठीक है। या फिर आप ये काम कर सकते हैं कि निकटतम पशु चिकित्सालय में अगर आप पहुंचे तो वहां पर आइवरमेक्टिन की एक बोलस आपको गोली, बड़ी गोली मिल जाएगी जो 40 mg की है। तो इसको लगभग आधी गोली आप सप्ताह में 1 बार खिलाएंगे तो बेहतर होगा, सारी किल्ली झड़ जाएंगी। लेकिन किल्ली के और भी उपाय जो पशुशाला में जो वहां पे जो अंडे देते हैं वहां पर भी आपको प्रबंधन करना होगा। साइपरमेथ्रिन लिक्विड बाजार में उपलब्ध है, 5 ml 1 लीटर पानी में डालकर आसपास जो दरारें हैं उनमें स्प्रे जरूर कर दीजिए, जिससे हमें लंबे समय तक फायदा रहेगा। और जो अगलो फोन, हेलो। जयराम साहब। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर, कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। जयराम साहब। हाँ हाँ, बता भैया, कुआ बोल रहे? सर, विजय उपाध्याय, ग्राम सतपारा, तहसील पथरिया, जिला दमोह। अरे उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको ये कार्यक्रम में। सर, पशु विभाग के बैठे हैं डॉक्टर साहब? हाँ हाँ, बिल्कुल बैठे भैया, बताओ क्या प्रश्न है, क्या समस्या है? जी सर, 3 महीना को बच्चा है। अच्छा। वो पनी खात है, अधिकतर कपड़ा खात है। पनी खात है और कपड़ा खात है। चलो भैया, आपकी समस्या को निदान बता रहे हैं डॉक्टर BK शर्मा जी, सुनो ध्यान से। देखिए, 3 माह का हो चुका है, आपने उसको पेट में जो कृमि होते हैं उसकी दवा अभी तक कितने बार पिलाई है? कृमि की सर? हाँ, बिल्कुल नहीं पिलाई। बिल्कुल नहीं पिलाई। मैं सभी पशुपालकों को ये बिल्कुल बताना चाहता हूं कि अब पशुपालन बहुत ही साइंटिफिक तरीके से करना होगा, पहले की पद्धति से नहीं करना होगा, क्योंकि पहले बहुत सी चीज नॉर्मल रूप से स्वतः हो जाया करती थी। अब आपको हर 15 दिन में 3 माह तक के बछड़ा होने के लिए प्रत्येक 15 दिन में पेट के कृमि की दवा अवश्य ही पिलाना है आपको। नहीं तो क्या होगा, पशु बहुत कमजोर हो जाएगा और उसमें बहुत सारी बीमारी, अन्य रोग भी आ जाएंगे। जैसा कि आपने बताया है कि वो न खाने वाली सारी चीजें खा रही है, कपड़ा है, पत्थर है, कंकड़ है, खप्पर है, पन्नी है, कुछ भी खाती है। एक तो इनकी जीभ में स्वाद ग्रंथि नहीं होती, दूसरा यह है कि जब शरीर में किसी चीज की कमी होती है तो उसको पूर्ति करने के लिए वो तत्व जिस चीज में प्राप्त होगा वो उसको खाने लगता है स्वतः ही। तो इसको हम पाई का बीमारी बोलते हैं, जो
ये होता है उसमें कुछ भी खाने लगता है, कपड़ा है, पत्थर है। तो इसमें 2 चीजों के कारण होती है। एक तो आप कृमि वाली दवा इसको पिलवाएं, शाम को दूध पिलाने के तुरंत 15 मिनट या आधा घंटे पहले, दूध पिलाने के पहले इसको कृमि वाली दवा बाजार में उपलब्ध है। एल्बेंडाजॉल का 30 ml की सायरप आएगी, निकटतम पशु चिकित्सालय में भी 5 रुपए में आपको बराबर उपलब्ध हो जाएगी, वो आप दे दें। और अगले दिन से फिर आपको 2 चीजें इसको देना होंगी। एक तो कैल्शियम शुरू कर दें, दूसरा फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस की कमी के कारण ही ये पाइका जो बीमारी है, जिससे कि वो कपड़ा, पत्थर, ईंट ये सब खाने लगता है जानवर, उसकी अगर आपने 15-20 दिन में पूर्ति कर दी, छोटी सी बचिया है आपकी, आप लगभग 20 ml कैल्शियम और एक दिन के अंतर से 1 दिन कैल्शियम दो। बाजार में फास्फोरस का भी पाउडर उपलब्ध है और आप 5 ग्राम वो फास्फोरस का जो पाउडर है आप बाजार से लाएंगे। 1 दिन कैल्शियम दें और 1 दिन फास्फोरस दें। 20 ml कैल्शियम देते रहें और 5 ग्राम फास्फोरस का जो पाउडर है वो आप पशु को देते रहेंगे, तो कुछ दिन में उसकी ये आदत छूट जाएगी। ठीक है भैया। हाँ जी सर, ठीक है सर, जयराम जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक कार्यक्रम में फोन लगाओ। और इस दौरान एक श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, सुनते हैं उनकी बात। हेलो। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार भैया, आकाशवाणी सागर, कार्यक्रम हेलो किसान वाणी को बोल रहे भैया? रामदयाल यादव। कहाँ से? बंडा चौका से। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है भैया आपको इस कार्यक्रम में। जी सर। बताओ भैया, क्या जानकारी चाहते हैं आप? सर, हम ये बता रहे थे कि मृदा परीक्षण के लिए नमूना दाओ तो हमने 20 दिन पहले अच्छा किसी सेवा केंद्र में बंडई में। हाँ हाँ सर जी, वो तो ही रखे हैं, पहुँचा है नहीं या उसमें जाके आपको थोड़ा सा प्रयास करना होगा। आप जहाँ सेंटर जहाँ आपने अपना मिट्टी परीक्षण का सैंपल दिया था वहाँ जाके उससे अपनी रिपोर्ट भी प्राप्त कर लें। थोड़ा सा कष्ट होगा आपको, लेकिन चूंकि अपना काम है तो वहाँ जाके अपन को प्राप्त करना है और उसके हिसाब से जो मृदा परीक्षण रिपोर्ट आपको मिले उसके हिसाब से आपको अपनी भूमि में जो तत्वों की कमी है उसकी पूर्ति हेतु अपन को प्रयोग करना है ना। थोड़ा सा कष्ट आपको होगा, तो आप जहाँ सेंटर में आपने वो दिए हैं सैंपल वहीं से जाके रिपोर्ट भी प्राप्त कर लें। कहा है मिट्टी परीक्षण को समय चल रहा है तो बहुत से किसान भैयारों के नमूना आते हैं भैया, तो थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त करवे में। सर जी बोल रहे थे कि जब इकट्ठी हो जाए बहुत सारी, जब पहुँचाए। हाँ, थोड़ी संख्या ज्यादा होती है उनकी, थोड़ा सा इंतजार और कर लें आप। सभी का काम बड़ी तेजी से चल रहा है वहाँ कृषि विभाग में, तो थोड़ा सा इंतजार कर लें। ठीक है, ठीक है भैया। और कोई प्रश्न है आपको? सर ये बता रहा है कि मल्चिंग के लाने जो कहाँ पे हाँ, उसके लिए भी करना है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मल्चिंग एक बहुत अच्छी विधि है। जो सब्जी फसलें हैं, मसाला फसलें हैं और फलों की फसलें हैं, तो मल्चिंग से क्या होता है कि हमारे जो जहाँ मल्चिंग प्रयोग करते हैं वहाँ पानी कम लगता है, खरपतवार कम होती है, फसल का उत्पादन अच्छा होता है। तो मल्चिंग का जो आपको आवेदन करना है उसके लिए आपको MP ऑनलाइन की दुकान पे जाके अपने साथ खसरे की नकल, आधार कार्ड, पासबुक की कॉपी और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप लेके जाएं वहां पर, और वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाएंगे आप? MPFSTS पोर्टल पे क्या नाम है, उद्यानिकी विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना है तो हमारा रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपकी जो विकासखंड में उद्यानिकी अधिकारी पदस्थ हैं उनके माध्यम से आपका आवेदन, जैसी मल्चिंग के हमें लक्ष्य प्राप्त होते हैं तो आपका आवेदन उसमें जोड़ दिया जाएगा। जब जोड़ दिया जाएगा तो आप मल्चिंग जब खरीदोगे आपके यहाँ सत्यापन होगा और आपको अनुदान मिल जाएगा। इस मामले में जो किसान भाइयों को एक और जानकारी देना चाहेंगे कि जो मल्चिंग में है प्रति हेक्टेयर लागत आती है 32,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और 16,000 सरकार जो अनुदान देती है सामग्री के रूप में, यानी मल्चिंग की जो फिल्म रहेगी जी। यदि आप 1 हेक्टेयर की मल्च फिल्म करोगे तो खरीदोगे आप तो 16,000 रुपए आपको अनुदान के रूप में भी आपके बैंक खाते में प्राप्त होंगे। जी सर। ठीक है भैया। जी सर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। और चौबे जी, एक पहले आप जानकारी दे रहे थे गर्मी के मौसम में उद्यानिकी फसलों की देखरेख के बारे में, तो ये बारे में और क्या जानकारी आप देवो चाहो हमारे किसान भैयारों को? हाँ, तो उसमें जो फल पौध हमने पिछली वर्ष लगा रखी है या उसके पहले लगा रखी है, जिनकी उम्र ज्यादा नहीं हुई है, 5 साल से कम है जी, उनको हमें धूप और गर्मी से बचाने के लिए जी टटिया बांध के उनके सुरक्षा के उपाय करना है जी। और पौधों के आसपास हम जो सूखे पत्ते होते हैं वो भी बिछा देते हैं, एक पलवार टाइप की हो जाती, ताकि उससे जो है नमी पानी जो है भाप बन के ना उड़े जी जी। टटिया लगाने का काम, ड्रिप चलाने का काम और तीसरा मल्चिंग बिछाने का काम जी जी। यदि मल्चिंग नहीं खरीदना चाहते आप तो पत्ते जो आते हैं सागौन के या अन्य फसलों के पत्ते बड़े आकार में होते हैं उनको आप वहां बिछा दें। वो पानी देंगे तो पानी उसमें पौधे में ज्यादा समय तक मौजूद रहेगा, उसकी जड़ों को मिलेगा और पानी की आवश्यकता भी उसको कम होगी जी।
और लू चलते समय भी विशेष रूप से ये ध्यान रखना है अपन को, यदि ज्यादा लू चल रही है, वातावरण में गर्मी काफी है, टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है जी, तो पौधों को हमेशा पानी शाम के समय दें जी, या ड्रिप चलाते हैं या सिंचाई करते हैं तो शाम के समय पानी देंगे ताकि पूरी रात भर उस पौधा जो है उस पानी का उपयोग जी, कर लेगा। तो इस तरह से जो हमारे फल पौधे हैं सबसे पहले उनको बचाने का उपाय है। जी। दूसरी बात ये जो अभी एक किसान भाई ने प्रश्न भी किया था कि हम मल्चिंग कैसे लगाएं, तो सब्जी और मसाला फसलों में यदि आप मल्चिंग का प्रयोग करते हैं तो एक अच्छी नई तकनीक है और किसान भाइयों को इससे ये फायदा होगा कि हम एक तो ड्रिप के साथ हम लगाते हैं जी, उसमें दवाइयां भी हम उससे डाल सकते हैं, खाद भी डाल सकते हैं, खरपतवार नहीं होगी वहां पे, जड़ क्षेत्र में नमी बनी रहेगी तो पौधों का उत्पादन या फसल का उत्पादन अच्छा होगा जी, और वो नमी बनी रहने से उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी जी, और जो फसल की क्वालिटी है वो भी उत्तम गुणवत्ता की होगी, जो दूसरी फसलों से हमें जो सामान्य फसलें लेते हैं उससे अच्छा उसका दाम हमें मिलेगा। जी, तो किसान भाइयों को गर्मी में विशेष रूप से चूंकि सब्जियां तो सभी लगाते ही हैं तो सब्जियों में भी ये ध्यान रखें कि हमेशा शाम के समय जो भी स्प्रिंकलर या ड्रिप से सिंचाई कर रहे हैं तो शाम के समय सिंचाई करें। जी। और जो अगलो फोन, हेलो हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। जी सर। हाँ, कौआ बोल रहे भैया? हम सर नमन राय, कहाँ से हैं? मसवासी बहेरिया। तो नमन भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपको इस कार्यक्रम में। बताएं भैया, क्या जानकारी चाहते हैं? सर हम जा जानकारी चाहते हैं कि जा नरवाई है कि जो गेहूं की, हाँ हाँ, तो ये में आगी लगा दी जाए कब? भैया ऐसी कौन ने सलाह दे दी आपको? आगी नहीं लगाने। हाँ हाँ भैया, ऐसा ही बखन्नी हो जाए हो। हाँ, नरवाई को कैसे प्रबंधन करने हैं एक के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं चौबे साहब, सुनो ध्यान से। सभी किसान भाइयों से कहना चाहेंगे कि अभी ये जो फसल के दूध खड़े हुए हैं गेहूं के या अन्य फसलों के, उनमें अक्सर कर किसान आग लगा के उसको छोड़ देते हैं। तो उससे होता क्या है कि आग फैलते फैलते आसपास के क्षेत्रों में जाती है, भूमि की जो संरचना है वो प्रभावित होती है और उससे नुकसान ज्यादा होता है, फायदा कुछ नहीं होता। तो ये भ्रम है किसानों को। हम सभी किसान भाइयों से अपील करना चाहेंगे कि नरवाई बिल्कुल न जलाएं। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, जब आप खेत में जुताई करते हैं तो जो रोटावेटर होता है जी, उससे यदि आप मिट्टी की पलटी कर देंगे तो वो नरवाई से बारीक रूप में कट जाएगी और उसमें मिट्टी में मिल जाएगी और ये हमारी खाद के रूप में हमारी फसलों को मिलेगी। तो बिल्कुल जो भी किसान भाई खेतों में आग लगाकर नरवाई जला रहे हैं उनसे विशेष रूप से अनुरोध है कि नरवाई बिल्कुल न जलाएं और उसके दूसरे जो वैकल्पिक उपचार हैं उनका प्रयोग करें। रोटावेटर चलाएं या ट्रैक्टर से प्लाऊ चला के उसको मिट्टी को पलटी कर दें। और चौबे जी, एक डीकम्पोजर भी आजकल आने लगा है, हाँ, बायो डीकम्पोजर के नाम से आता है, तो उसका भी उपयोग करके छिड़काव करके हम उसमें जो है खाद के रूप में बना सकते हैं उसको जी। लेकिन यदि कोई किसान भाई इतना नहीं जानकार है तो सबसे अच्छा तरीका यही है उसका कि आप रोटावेटर चलाएं, क्योंकि रोटावेटर से आपकी जो पूरी नरवाई है वो उसमें मिट्टी में मिल जाएगी जी। और आगे चल के वो धीरे धीरे करके बरसात में गल के खाद का रूप ले लेगी। ठीक है नमन भैया। और सर भिंडी बोई थी, हाँ, तो वो बढ़ नहीं रही है और कचड़ा हो गया है, तो उसका कोई दवाई है कचड़े के लिए, भिंडी के लिए? कचरे की दवाई बिल्कुल उपयोग न करो आप, खरपतवार नाशी तो बहुत आते हैं। कितने एकड़ में लगी भिंडी आपकी? सर वो 25-30 डेसिमल में लगाई थी। हाँ, तो छोटी सी जगह है, 2-3 मजदूरों को लगा के आप उसकी निदाई करवा लें। और यदि फसल नहीं बढ़ रही है तो उसके लिए आपको पौध वृद्धि नियामकों का प्रयोग करें। बाजार में बहुत सारे नामों से आते हैं, या कोई हार्मोन्स का उपयोग कर सकते हैं, अपन जिब्रेलिक एसिड का भी उपयोग कर सकते हैं। प्लेनुफिक्स नाम का एक हार्मोन आता है, उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमारी फसल की ग्रोथ हो। खाद वाद दी थी आपने उसमें? नहीं दी? खाद दिया था सर। कौन सी खाद दी थी आपने? डीएपी दिया था। अकेले डीएपी देने से कुछ नहीं होता है, आपको जो उसका 100-50-50 की अनुशंसित मात्रा है एनपीके की, उसके हिसाब से कोई फसल आप उगाते हैं तो उसमें अनुशंसित मात्रा है उसका प्रयोग जरूर करें। पहले तो निदाई करें आप इसमें। और पीली तो नहीं पड़ रही फसल आपकी? पीली नहीं पड़ रही सर। हाँ, तो अच्छा है, रोग प्रतिरोधक किस्म उसमें आपने लगाई है। तो सबसे अच्छा उपचार यही है कि आप उसमें पौध वृद्धि नियामकों का प्रयोग करें। उनका उपयोग करेंगे तो आपकी फसल में वृद्धि आनी शुरू हो जाएगी जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। और शर्मा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि भ्रूण प्रत्यारोपण कार्यक्रम में कैसे पशु चयनित हुई हैं, जो आजकल चल रहा है, और पशुपालक ये भी जानना चाहते हैं कि इनमें राशि कितनी जमा करना पड़े और संपर्क कहाँ करें? देखिए, अभी जो नई स्कीम हमारे यहाँ लागू हुई है भ्रूण प्रत्यारोपण, इसके लिए पहले भी हम चयन कर चुके हैं, लेकिन कुछ नियम और कुछ चयन प्रक्रिया में संशोधन हुआ है। तो उसका अगर हम पालन करेंगे तो बहुत ही चमत्कारिक लाभ
देने वाली यह योजना है। निश्चित रूप से दुग्ध उत्पादन बहुत ही बढ़ने वाला है, सिर्फ अगली ही संतति में, नहीं तो आपको बहुत समय लगेगा। देखिए, पशुपालकों को ये जानकारी मैं देना चाहता हूं कि जो भी पशु चयन हो रहा है, आप निकटतम पशु चिकित्सालय में किसी से भी संपर्क करें चयन के लिए, लेकिन आपके पशु के कान में टैग लगा होना बहुत आवश्यक है और हमारे पोर्टल पर उसको चढ़ा हुआ होना चाहिए। मतलब जो टैग है वो आपके पशुपालक के आधार कार्ड से लिंक हो जी। एक तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा, पूर्ण रूप से वह स्वस्थ होना भी आवश्यक है और उसका जो प्रजनन चक्र है वो नियमित होना चाहिए। और बॉडी स्कोर, जब डॉक्टर आपके पशु को चेक करेंगे तो वो बॉडी स्कोर देख लेंगे 3 और 4, मतलब बहुत स्वस्थ और हेल्दी पशु इसमें आवश्यक है। बस यह ध्यान रखना है कि जो पशु का हम चयन कर रहे हैं वो ज्ञावन नहीं होना चाहिए, मतलब प्रेग्नेंट ना हो। डॉक्टर उसकी प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करके ये बताएगा कि ये पशु अभी ज्ञावन नहीं है, उसी को इसमें लिया जाएगा। और दूसरा, उसमें प्रजनन संबंधी कोई भी बीमारी भी ना होना चाहिए। एक चीज और इसमें ध्यान रखने वाली बात है, उसी पशु का चयन किया जाएगा जो पशु ने पिछली बार कम से कम 3 माह पूर्व बछड़ा दिया हो, जिसको हम बोलते हैं पोस्टमार्टम पीरियड 3 माह से अधिक हो। या ये मान के चलिए, एक सिंपल सामान्य पशुपालक यह समझ जाए कि उस गाय ने कम से कम 3 माह पहले बछड़ा दिया हो। ऐसा ना हो कि 15 दिन पहले ही बछड़ा दिया है और इस प्रक्रिया में हम उसको नहीं लेंगे। दूसरा ये कि वह चाहे तो उनको भी ले सकता है जिसने एक बार भी बछड़ा ना दिया हो, लेकिन पहली ब्यात और दूसरी ब्यात से ज्यादा वाली गाय को इस प्रक्रिया में नहीं लिया जाएगा जी। यह ध्यान रखना है। और चयन प्रक्रिया में यह ध्यान रखना है कि एक गांव में कम से कम 10 से 15 पशु लें, जिससे कि जब यह प्रक्रिया शुरू होगी तो भ्रूण प्रत्यारोपण का काम सहजता से हो जाए, क्योंकि बहुत फास्ट प्रक्रिया होगी, इसमें हम समय ज्यादा बर्बाद नहीं कर सकते। तो एक गांव में 10 से 15 पशु ले लें, बंच में लें। और एक और चीज बताना चाहता हूं सभी पशुपालकों को कि जिस दिन फाइनल चयन होगा, भोपाल से टीम आएगी और पूर्ण रूप से फाइनल चयन हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको एक तिथि निर्धारित की जाएगी कि इस दिन आपके पशुओं में भ्रूण का प्रत्यारोपण होना है। उस दिन सारे पशु उस गांव के 10 या 12 हैं, एक ही स्थान पर हों तो बेहतर होगा। देखिए, ये किसान के हित में बहुत बड़ी योजना है, इसमें निश्चित रूप से किसान को सबसे अधिक लाभ होने वाला है। बिल्कुल, और उम्मीद कर रहे हैं भ्रूण प्रत्यारोपण कार्यक्रम को अपने जो पशुपालक भैया बना रहे हैं बिल्कुल फायदा उठे हैं। आगे भी आपसे ये बारे में चर्चा कर रहे हैं। और जो अगलो फोन, हेलो। हाँ सर, नमस्कार। हाँ भैया नमस्कार, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। जी सर। बताओ भैया, अपनो परिचय दो। घनश्याम मेहरबान बोल रहे सर, ग्राम जूना से। ग्राम जूना, जिला सागर। चलो, बहुत बहुत स्वागत है घनश्याम भैया जी। बताओ भैया, क्या जानकारी चाहते हैं आप? जानकारी, पपीता का पेड़ लगा है अपने यहाँ। हाँ हाँ। सूखता है, उसमें पानी डालते हैं तो कमल आता है वो ज्यादा। अच्छा, एक ही पेड़ों लगाएगा? 3 पेड़ लगे सर। अच्छा, वो कितने साल के हो गए? 1.5 साल के हैं वो तो। चलो भैया, आपको जानकारी दे रहे हैं चौबे साहब, सुनो ध्यान से। फलन आने शुरू हो गए होंगे उसमें तो? जी। तो फल आने के बाद ये समस्या हो रही है कि पहले से ही ये समस्या? आने की समय से आ तो चुके हैं, आम बराबर है। नहीं, फल सूख रहे हैं कि पौधा सूख रहा है? नहीं, फल फल फल। तो हम एक छोटा सा उपचार बता रहे हैं, आप उसको कर लेंगे तो आपके फल सूखना बंद हो जाएंगे। जी। ठीक है, आप नोट कर ले। 3 पौधे हैं तो आपको 1 किलो ताजा गोबर लेना है। जी। गाय तो पाले होंगे आप? जी जी। ठीक है, उसमें 25 से 30 ग्राम पोटाश डाल दें और 15 से 20 ग्राम यूरिया डाल दें और इसको 24 घंटे तक एक मिट्टी के मटके में भर के आप रख दें। और इसके बाद उसको चलाते रहें, मतलब उसको एकदम गाढ़ा ना हो पाए। और उस पानी को निकाल के 24 घंटे बाद तने से कम 1 फुट की दूरी पर गुड़ाई करके आप इसको देंगे तो ये जो आपके फल सूखने की समस्या है, ये तरल खाद कहलाती है। बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं इसके, तो इसका प्रयोग करें तो ये आपकी समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है भैया। जी सर। चलो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। और अगलो फोन आए कि पहले शर्मा जी, हम आपसे जो जानना चाहते हैं कि अबे कई जगह देखने में आ रहा है कि जो लंपी वायरस रोग है वो फिर से देखने में आ रहा है पशुओं में, तो इनको रोकने के उपाय और उपचार के बारे में बताएं कजू। देखिए, सभी पशुपालकों को लंपी के बारे में बहुत कुछ जानकारी पूर्व से ही हो चुकी है, क्योंकि हम पिछला वर्ष में उसको देख चुके हैं कि क्या लक्षण है। बुखार आता है, फिर नोडुल्स दिखने लगते हैं, जैसे शीत हो गया हो, नाक और आंख से म्यूकस आने लगता है, डिस्चार्ज पतला सा,
और शरीर पर नोडुल्स हो जाते हैं। तो ये तो उसकी सामान्य है। हाँ, अब पुनः फिर से कुछ देखने में आने लगा है, तो इसके लिए आप सबसे पहला जो उपाय है वो यह करें कि मक्खी, मच्छर और किल्ली जुआ का जो उपाय है, यदि आपकी पशुशाला में यह सब नहीं है किसी भी पशु पे, तो ये मान के चलिए कि हमने इस रोग का बहुत तेजी से प्रसार को रोक लिया, क्योंकि यही रोग को प्रसार करते हैं, किल्ली जुआ, मक्खी। तो यह तो आपको प्रबंधन करना है। जैसे ही आपको किसी भी पशु में अगर शरीर पर नोडुल्स दिखें, चरना बंद कर दे, तापमान तेज हो, तो सबसे पहला जो काम करना है कि आपको अन्य पशुओं से उसको अलग बांध देना है। तुरंत ही अलग रखकर ही पानी पिलाएं, अलग ही उसको दाना पानी दें, नहीं तो ये बहुत ही तेजी से फैलने वाला रोग है जिससे अन्य पशु बच जाएं। तो इसमें आपको या तो निकटतम पशु चिकित्सालय में आप संपर्क कर लें, तो डॉक्टर आपको एक इंजेक्शन फॉर्म में भी दवा दे सकते हैं, गोली भी दे सकते हैं। लेकिन यदि आप डायरेक्ट भी बाजार से गोली लेना चाहें तो इसके लिए एक एंटीबायोटिक आपको देना होगा कम से कम 7 दिन तक, जिसको हम बोलेंगे, उसमें दवा होगी सिप्रोफ्लॉक्सासिन, या हम दे सकते हैं एनरोफ्लॉक्सासिन जी। ठीक है, इसमें जेंटामाइसिन और अन्य स्टेरॉइड का उपयोग ना करें तो ठीक होगा। और दूसरा एक बोलस आता है बाजार में सेरेटोपेप्टाइडेज 120 mg का, यह भी आप दे सकते हैं। साथ ही साथ मिनरल मिक्सचर यदि आपने 50 ग्राम दिया, मतलब उसकी हेल्थ पे अगर आपने फोकस कर लिया, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम ना हो, तो निश्चित मानिए कि इस रोग में मृत्यु दर ना के बराबर है, 1% से भी कम है। हाँ, यदि हमने पूरी लापरवाही की और हमने उसका उपचार भी नहीं कराया, यूं ही घूमने दिया, तो निश्चित रूप से फिर पशु की मृत्यु संभव है। देखिए, लंपी बीमारी जो है वह एक वायरस का रोग है, तो इसमें हम जो शरीर पर जो गांठें उभर आई हैं उसमें आप एंटीबायोटिक का लोशन अवश्य करते रहें, जैसे कि लिक्विड बेटाडीन आता है बाजार में, गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड आता है, और एक मिथिलिन ब्लू का भी आप 5% का स्प्रे कर सकते हैं। देखिए, इस रोग के बचाव में बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, स्पेसिफिक इसकी कोई स्पेशल दवा तो नहीं है, लेकिन हमें पशु का स्वास्थ्य अच्छा रखना है। तो इसको स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए इसमें जो मुख्य तत्व हैं जो काम करने वाले हैं, जैसे जिंक की सप्लीमेंटेशन, जिंक हमको उसको पूरक खुराक में जिंक, विटामिन, आयरन और कैल्शियम निश्चित रूप से देना पड़ेगा, और यह बाजार में आसानी से चटनी के रूप में, मिनरल मिक्सचर पाउडर के रूप में उपलब्ध है। आप 30 ग्राम प्रतिदिन देते रहे तो उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहेगा। और जिस पशु में नोडुल्स उभर आए हैं वह गांव में फ्री ना घूमे, जिसका पशु है वो अपने घर पर बांध कर रहे, तो रोग का प्रसार नहीं होगा जी। यहां मैं पशुपालकों को एक चीज और बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही रहता है कैसे भी करके पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रहे। कुछ लोग ये धारणा बनाए हुए हैं कि यदि किसी पशु में लंपी बीमारी दिखी, जिस मोहल्ले में, जिस गांव में, उस गांव के सारे पशुपालक ऐसा सोचते हैं कि ठीक जल्दी से हमारे गांव में पशुपालन की टीम आए और पूरे गांव में वैक्सीन कर दे। ये इतना गलत होने वाला है। ये मान के चलिए यदि किसी गांव में 10 या 15 पशुओं में, या जिस घर में एक पशु में बीमारी आ गई है, उस घर में यदि अन्य पशुओं को टीका लगवाया आपने, तो 100% सभी पशुओं में रोग निश्चित हो जाएगा, क्योंकि हल्का हल्का वायरस का इन्फेक्शन सब में रहता है और वो उस लोड को सहन कर जाते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण। वो सहन कर जाते हैं, उनमें उभर के भी ना आता, लेकिन उसी समय आपने वैक्सीन और लगवा दी तो लोड ज्यादा बढ़ जाता है, वो मल्टीप्लाई कर जाता है, और रोग अगर नहीं भी आ रहा होगा तो निश्चित रूप से आएगा। हमारी नई जो हमने स्कीम बनाई है अभी, तो केवल जिन जगहों पर रोग का उद्भेद हुआ है उसके 1 किलोमीटर दायरे को छोड़कर ही वैक्सीन करेंगे जी। मतलब जहां जिस गांव में एक भी पशु बीमार नहीं है उसी गांव में टीकाकरण हो, तब हम सफल होंगे। यदि आपने जहां रोग का उद्भेद हो चुका है वहां टीकाकरण कराया तो रोग फैलेगा ज्यादा। जी जी जी, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी उम्दा जानकारी देवे के लाने। और यही के संगे आज को हेलो किसान वाणी कार्यक्रम इतना ही संपन्न हो रहा है। चलवे के पहले बता दें कि आज के एक कार्यक्रम में श्रोता किसान भैया बिन्नाहरों की समस्याओं के समाधान बता रहे थे उद्यानिकी विभाग से RD चौबे जी, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, और पशु चिकित्सा विभाग से डॉक्टर BK शर्मा जी, वरिष्ठ पशु चिकित्सक। एक कार्यक्रम को संचालन कर रहे थे हम राजेंद्र नारायण तिवारी।